गुड मॉर्निंग डियर गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम आपका पर परागण है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि परागण और परागण में प्रकार और स्वपरागणों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ जो पिछला चीज़ पढ़ाया, ताकि आपकी मेमोरी इससे क्या हो, अटैचमेंट हो जाए कि परागण क्या होता है। मैंने कहा किसी पुष्प के परागकण का, ठीक है, उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। या सीधा सीधा आप कह लीजिए कि परागकण का वर्तिकाक पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है गाइज, अब उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण को क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागण को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जिसमें मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पिछले वीडियो तक बताया था कि स्वपरागण क्या है। ठीक है, मैंने कहा था जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प के जायांग या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जायांग पर जाए या जायांग के वर्तिकाक पर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागण कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और स्वपरागण से व्हाट आर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ और हानियों के बारे में भी चर्चा किया था, एग्जाम्पल भी दिया था। तो आज का जो टॉपिक उसके आगे का है वहाँ से हम चल रहे हैं इसे पढ़ाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ के अंत तक आपको कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें बताई जाएंगी जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और इसका क्या नाम है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा उसी का छूटा हुआ टॉपिक जो है, ठीक है, डैश का टॉपिक है, तो उसी को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पर परागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन इसे कहते हैं या सिंगैमी भी कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्या देखा था पिछले स्वपरागण में कि पौधा वही रहेगा, पुष्प भले चेंज हो जाएगा लेकिन पौधा वही रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि पौधा चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है, दूसरे। परागण का मतलब है परागकण वर्तिकाक जाएगा, लेकिन किस पर जाएगा भैया, अपने पौधे के पुष्प नहीं बल्कि दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा है, जब किसी, ठीक है, पौधे का जो परागकण है, ठीक है, उसी जाति के, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग पर, ठीक है, जायांग के वर्तिकाक पर विभिन्न माध्यम द्वारा जाता है या पहुंचता है, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार एक बात पर जोर दे रहा हूं कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात स्वपरागण पर परागण में अंतर क्या है। मेन अंतर क्या है कि स्वपरागण में मैंने कहा कि परागकण उसी पौधे के पुष्प के जायांग पर जाएगा वर्तिकाक पर, या पुष्प चेंज होगा लेकिन पौधा वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है कि उसी जाति का, यहाँ जाति वही है, जाति का मतलब जैसे सरसों का एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, तो यहाँ का पुष्प क्या होगा, इसी पौधे के पुष्प का परागकण इस पर न जा करके इसी जाति का जो दूसरा सरसों पौधा उस पर जाएगा। ये होता है पर परागण में। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वही चीज लिखा है बेटा कि जब किसी पौधे का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर विभिन्न माध्यम द्वारा जाता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे काम आते हैं बेटा। ठीक है, दो पौधे क्यों, एक का परागकण और दूसरे का क्या, जिस पर जा रहा है, एक वो पौधा और एक पौधा जिसका परागकण है। तो दो पौधे यहाँ पर क्या है, वर्क कर रहे हैं इस पॉलिनेशन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पौधे काम आते हैं। या आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ लिया गया कि उस परागण का नाम बताइए जिसमें सीड उत्पन्न करने के लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है, उस परागण को क्या कहेंगे, स्वपरागण या पर परागण? आप बताइए कि बीज बनने के लिए जिसमें दो पौधे इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे, राइट। और जब एक ही पौधा इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ओके, क्लियर। तो अब हम इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट में। पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट और एक हेडिंग मैंने यहाँ बनाया है जो कि पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर यहाँ पर टाइप्स, या फिर आप ये कह लो कि पर परागण के साधन क्या होते हैं बेटा। ठीक है, साधन का मतलब जैसे परागकण क्या है,
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, लेकिन कौन ले जाएगा, किसके द्वारा वहाँ पर जाएगा, साधन क्या है। जैसे होता क्या है कि हमें यहाँ से मान लीजिए आपको वहाँ पर जाना है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाना है या प्रतापगढ़ से आपको फैजाबाद जाना है, अयोध्या जाना है, क्या करो, कोई साधन ढूंढोगे ना। ठीक है, साधन अगर पास में ही रहेगा पैदल चले जाओगे, लेकिन साधन तो ढूंढना पड़ेगा ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ है बेटा कि एक पौधे का परागकण क्या हो रहा है, दूसरी जात के दूसरे पौधे पर जा रहा है, तो उसके लिए साधन भी तो चाहिए। तो वो साधन कौन कौन से हैं, या अभिकर्मक पूछ लेता है। ठीक है, परागण के अभिकर्मक बताइए, तो अभिकर्मक पूछे या साधन पूछे या विधियाँ पूछे, समझ लो वही बात है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो पर परागण होता है बेटा, उसके क्या साधन है, वायु द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा क्या है, परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है, और जल द्वारा भी जाता है। जल का मतलब जो जलीय पौधे होते हैं ज़्यादातर उनमें परागकण एक पौधे दूसरे पौधे जल द्वारा जाता है, और कुछ में क्या हो, जंतुओं द्वारा भी क्या होता है, एक स्थान से या एक पौधे से दूसरे पौधे के जायांग के वर्तिका पर परागकण जाता है। ठीक है, जंतु में जैसे कौन कौन, हाथी घोड़ा थोड़ी ले जाएंगे बेटा, हाथी घोड़ा नहीं ले जाते हैं परागकण को, कौन ले जाएगा, जैसे कीट हो गया, कीट का मतलब भंवरे, मधुमक्खी, बर्र, ये छोटे छोटे कीट होते हैं ना, पुष्पों पे मंडराते हैं। तो उसी जैसे एक पौधे पे मंडराए पुष्प पे, तो दूसरे पौधे के पुष्प पे चले गए, तो उनके पैरों से ये परागकण क्या होता है, चिपक कर उस दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, चला जाता है। तो जैसे इसमें जंतुओं में कीट हो गया, कीट में मैंने क्या कहा, जैसे भंवरे हो गए, तितली हो गए, मधुमक्खी हो गया, बर्र हो गया, शलभ हो गया, ये सब क्या है, ये जंतु परागण में आते हैं। और पक्षी, कुछ पौधों में पक्षी द्वारा भी क्या होता है बेटा, परागण होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे किसमें पक्षी द्वारा होता है, किसमें भंवरे द्वारा होता है, किसमें बर्र द्वारा होता है, किसमें हानि भी द्वारा होता है, मधुमक्खी द्वारा। हम बाई डिटेल यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी इतना जानते रहिए कि जो पर परागण के लिए साधन चाहिए आपको, वो क्या है, वायु है, जल है, जंतु है, जंतु में कीट है, भंवरा है, पक्षी, ये सब हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट बेटा, कि जैसे इसमें मान लीजिए अगर पूछ लिया कि विधियाँ, मतलब पर परागण कितनी विधियाँ, साधन तो आप समझ गए, विधियाँ क्या हैं बेटा, यही विधियाँ ही साधन है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पर परागण के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 2 3 प्रकार, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, ये 3 प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, तो बोलो क्या लिखोगे कि पर परागण कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार, जितने साधन उतने प्रकार। ठीक है, 3 हुआ, कौन कौन, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीट द्वारा हो गया। ठीक है, या जंतु द्वारा आप कह लीजिए, ये 3 प्रकार के पर परागण आपके बताए गए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो 3 प्रकार बताया जा रहा है, उसमें अगर हम पहला उठा ले, ये वाला वायु परागण उठा ले, तो वायु परागण किसे कहते हैं। कभी कभी ऐसे बीच से उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट डू मीन अबाउट एयर पॉलिनेशन, अर्थात वायु परागण किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं रटना है, हेडिंग से उठाकर डेफिनेशन बना देना है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, क्या नहीं करना है कि वायु परागण क्या है, अरे भाई वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं, सिंपल। जल परागण क्या है, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जंतु परागण क्या है, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जंतु परागण। तीनों डिफिनेशन हेडिंग से उठा लीजिए। बट यहाँ पर हम पहला देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिटेल करेंगे, माइंड में रखने वाली बात है। अगर वायु परागण क्या है पूछा जाए तो आप सिंपल कह सकते हो किसी पौधे में वायु द्वारा जब परागण होता है तो वायु परागण कहते हैं। लेकिन होता कैसे वायु द्वारा, ये चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि वायु परागण क्या है, जब परागकण वायु के माध्यम से पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, जाता है या पहुँचता है, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें भैया कि जब परागकण क्या हो, वर्तिकाग्र पर जाए, लेकिन किसकी सहायता से, वायु द्वारा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्प को वायु परागित फ्लावर यानी पुष्प कहते हैं। मतलब जिस पुष्प का परागकण, ठीक है, किसी दूसरे जात के पौधे के पुष्प जा रहा, ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे बेटा, वायु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। समझ गया कि नहीं, फिर से ध्यान दो कि परागकण वायु के माध्यम से, ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्प को, ठीक है, वायु परागित पुष्प अर्थात एयर पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे मक्का,
ठीक है। मक्का तो आप लोग जानते हो ना, मक्के को क्या कहते हो बेटा आप लोग, भुट्टा भी कहते हो या लिड़ाहरा भी गांव की भाषा में कहते हैं। तो ये जो जिया मेज होता है, इसका वैज्ञानिक नाम बेटा जिया मेज होता है, ZEAMAIZD होता है जिया मेज। तो ये जो मक्का होता है बेटा, लिड़ाहरा, भुट्टा कहते हैं, इनके पौधों में बेटा कैसे परागण होता है, पर परागण। और पर में भी 3 हैं, तो कौन होता है, वायु परागण होता है। समझ में आ गई बात। फिर जैसे और भी पौधे हैं, रोमेक्स चीड़ का पौधा, टाइफा और ओक, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं बेटा, इन टाइप के पौधों में क्या होता है, वायु परागण प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, पर परागण के। मान लीजिए आपसे ऐसे एक नंबर पूछ लिया कि मक्के में किस प्रकार का परागण होता है, तो क्या बोलोगे। अगर पर परागण दिया है तो पर परागण सेलेक्ट करिए, अगर पर परागण ना देकर जंतु परागण, वायु परागण और यहाँ पर दे दिया जल परागण, तब आप क्या चुनेंगे बेटा, वायु परागण चुनेंगे, एयर पॉलिनेटेड। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते बेटा। नोट करिए, फटाफट नोट करो इसको, सभी लोग नोट्स करें, सभी गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं सब वीडियो को नोट करें। तो नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग के बारे में चर्चा करने। वायु परागण वाले पुष्पों की विशेषताएं, व्हाट आर स्पेशलिटी ऑफ द एयर पॉलिनेटेड फ्लावर। आपसे पूछा जा सकता है कि वायु परागण वाले पुष्पों की विशेषता क्या होती है, मतलब ऐसे पुष्प में क्या ऐसा होता है कि इसमें वायु परागण होता है। ठीक है, ये भी बातें आपको जाननी चाहिए दोस्तों। तो इस बात को भी हम क्लियर करना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि क्या क्या स्पेशलिटीज होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी के बारे में हमने बताया है। जैसा कि पहला मैंने कहा बेटा, ये रंग गंध विहीन होते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है। रंग गंध विहीन का मतलब क्या होता है कि जिन पुष्पों में वायु परागण होता है वो ऐसे पुष्प होते हैं जो कलरफुल नहीं हो और जिसमें किसी भी प्रकार की क्या हो, कोई महक ना आए। ठीक है कि नहीं। जैसे फूल तो हर पौधे में लगते हैं, कुछ पौधों में आपने देखा होगा बिल्कुल कलरफुल नहीं होते हैं, ना तो उसमें किसी प्रकार की गंध आती है, मतलब गंध माने सुगंध आती है। तो ऐसे पौधों में बेटा क्या होता है, वायु परागण होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्पेशलिटी होती है। ठीक है, आप आसानी से, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया कि बताइए गुलाब में किस तरह का परागण होता है, तो अब आप दिमाग लगाएंगे कि गुलाब में तो यार सुगंध आती है, ठीक है, कलरफुल भी होता है, तो क्या उसमें वायु परागण होगा, नहीं, क्योंकि वायु परागण उसी पुष्प में होगा जिसमें ना तो कलर हो पंखुड़ियों का कोई भी, ठीक है, कलरलेस हो, और ना तो कोई उसमें क्या हो, सुगंध आए। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है बेटा वो क्या है कि ये छोटे पुष्प होते हैं। ठीक है, ऐसे फूल क्या हैं, छोटे छोटे पुष्प होते हैं जिनमें क्या होता है, वायु परागण होता है। ठीक है, और ये आकर्षण रहित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी पुष्प में कलर नहीं होगा, सुगंध नहीं होगा, तो वो किसी को आकर्षण करेगा, ना तो कीट को आकर्षण करेगा, ना तो हमें आपको आकर्षण करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकर्षण रहित होते हैं। फिर आता है बेटा, इसमें पुंकेसर लंबे व पतले होते हैं, मतलब इस टाइप के पुष्पों में क्या है, पुंकेसर लंबे और पतले होते हैं। पुंकेसर याद है ना, पुष्प का नर जननांग जो वाला भाग होता है जिसमें परागकण, परागकोश और लंबृंत था, वो पुंकेसर होते हैं, उन्हें लंबे और पतले होते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आता है बेटा, इनमें वर्तिकाग्र लंबा होता है और रोम युक्त होता है। ठीक है, लंबा का मतलब वर्तिकाग्र यानी कि फीमेल वाला जो सेक्स ऑर्गन्स है जहां पर परागकण जाएगा। मैंने आपको बताया था ना पुष्प बना करके इस टाइप से ऐसे ही। ठीक है, ये क्या है, ये पुंकेसर है, और ये भाग क्या है, फीमेल का है, स्त्री केसर, और इसका ये भाग क्या बताए थे, वर्तिकाग्र होते। तो जो वायु परागण वाले पुष्प होते हैं बेटा, इनका जो ये वर्तिकाग्र है ये क्या होता है, बोलो, लंबा होता है। समझ में आ गई बात नहीं। लंबा क्यों होता है, ताकि जब हवा चले तो हवा परागकण हो तो उससे क्या हो, चिपक सके, उससे रुक सके। और इस पर रोम युक्त होते हैं, ऐसे हल्के हल्के रोम होते हैं। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के रोम होते हैं, किस लिए, ताकि हवा में जो परागकण है वो क्या हो, उसी से चिपक जाए, ठीक है, फंस जाए, तो इसलिए क्या होते हैं, रोम युक्त होते हैं। फिर से नेक्स्ट है, इसमें परागकण छोटे व हल्के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छोटे व हल्के। आपसे पूछा जाए कि इसका क्या बेनिफिट है, तो इसमें परागकण छोटे व हल्के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, ताकि हवा में आसानी से क्या हो जाए, उड़ सके। ठीक है, इसलिए छोटे और हल्के होते हैं। इसी में अगर हम एक बात और करें तो जो चीड़ का परागकण होता है, चीड़ पौधा जो होता है बेटा, उसका जो परागकण होता है वो छोटा हल्का तो होता है हवा मुड़ने के लिए, साथ में उसमें परागकण में पंख जैसी संरचना होती है, वो हवा के साथ आसानी से क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, याद रखना, चीड़ के
पौधे का परागकण जो होता है पंख युक्त होता है ताकि हवा में आसानी से उड़ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, इसमें परागकण प्रचुर मात्रा में होते हैं। किसमें? जिसमें वायु परागण होता है ऐसे पुष्पों में परागकण क्या होते हैं? अधिक मात्रा में बनते हैं। क्यों अधिक मात्रा में बनते हैं? क्योंकि हवा द्वारा उसका परागकण जाना, हो सकता है हवा का डायरेक्शन कुछ और हो तो आधे परागकण क्या हो, बाहर चले जाएं, वहां ना पहुंच पाए वर्तिकाक पर, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं ताकि कोई एकाध परागकण क्या हो, वर्तिकाक पर पहुंच जाए बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मक्का है, मक्के के पौधे में बेटा 2 करोड़ परागकण बनता है। मक्के के एक पुष्प के, ठीक है, अंदर जो होता है परागकणों संख्या लगभग 2 करोड़, और जो रूमेक्स पौधा होता है इस पौधे के एक पुष्प के अंदर जो परागकणों संख्या कुल होती है बेटा कितना होता है? ये 40 करोड़ होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब इस बात को भी नोट करिए, इसे नोट करिए सारे पॉइंट, और हम फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट करो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर परागण में, जो दूसरा था जल परागण। जल परागण के बारे में हम लोग जानते हैं, वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि जल परागण, जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आम का पौधा है, क्या उसमें जल द्वारा परागण होगा बेटा? जल वहाँ कहाँ पहुँचेगा? तो आप स्वाभाविक से समझ सकते हो किस टाइप के पौधे में जल परागण होता है। ठीक है, जो जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले, जल में रहने वाले पौधे हैं, जैसे हाइड्रिला हो गया, जरखुंबी हो गया, समुद्र शोक हो गया, वैलिस्नेरिया हो गया, नयाश हो गया, सिरेटोफिल्लम हो गया, जो पर्टिकुलर जल में पाए जाते हैं, ऐसे पौधों में जो परागण होता है बेटा वो जल द्वारा होता है। तो डिफिनीशन क्या होती है आइए देखिए, ज़्यादा टाइम आपको ख़राब नहीं करें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, जब जल के द्वारा परागकण क्या हो, वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। ठीक है, परागकण क्या हो, वर्तिकाग्र पर जाए लेकिन जल की सहायता से अगर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द वाटर पॉलिनेशन कहते हैं, और ऐसे पुष्प को जल परागित पुष्प कहते हैं, अर्थात वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए ऐसे पौधे का जिसमें जल परागण होता है। तो ये कुछ है, सिरेटोफिल्लम, नयाश, हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं बेटा जिसमें क्या होता है? जल परागण होता है। अगर इसको एग्जाम्पल याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? जैसे पेपर में आता 2 जलीय पौधे का नाम बताइए, तो ये आप बता सकते हो, सिरेटोफिल्लम, नयास, हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, ये सभी काम करेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जैसे वायु परागण में देखा था विशेषताएं थी, वैसे जल परागण होने वाले पुष्पों में भी कुछ अपनी स्पेशलिटी है। क्या होती है आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है विशेषताएं। ठीक है, क्या विशेषताएं? कि ऐसे पुष्प की विशेषता जिसमें जल परागण। पहला है बेटा कि ये पुष्प भी छोटे, रंगहीन, मकरंद रहित होते हैं। मतलब जो जल द्वारा परागण होता है जिसमें ये पुष्प भी छोटे होते हैं, बिना गंध के होते, बिना सुगंध के होते हैं, और रंग भी नहीं होता है कोई। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना गुलाब, उसके बाद चमेली, गुड़हल, और उसके बाद कनेल, ये सब क्या है? लाल, पीले, हरे, नीले होते हैं। लेकिन जो जल परागण वाले पुष्प होते हैं बेटा रंगहीन होते हैं, मकरंद रंग होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बेटा परागकण इसमें क्या होते हैं? छोटे और हल्के होते हैं ताकि पानी के साथ बह सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पौधों पर क्या हो, जा सके। फिर विशेषता, इनमें चारों ओर मोम जैसा पदार्थ लगा होता है। मतलब जो इस पुष्प होते हैं इनमें चारों ओर वैक्सी पदार्थ, वैक्सी सब्सटेंस, चिकना मोम जैसा पदार्थ होता है ताकि ये पानी में सड़ ना सके। समझ गए कि नहीं? तो ये इसकी कुछ अपनी छोटी सी विशेषताएं थी, इसे भी नोट करिए। फिर हम चलते हैं जंतु परागण को क्लियर करने के लिए। नोट करो बेटा। तो नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। तो आइए हम पर परागण के अंतर्गत तीसरे हेडिंग के बारे में या तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? जंतु परागण। ठीक है, अर्थात जू पॉलिनेशन या एनिमल पॉलिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गई, एकदम सिंपल है, रटना ही नहीं है कि जंतु माने जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, लेकिन इसको लिखें कैसे ये देखिए कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर जाए, लेकिन कैसे जाए? विभिन्न जंतुओं द्वारा, अर्थात मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा, तितली, बर्र द्वारा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? जंतु परागित पुष्प कहते हैं, अर्थात एनिमल पॉलिनेटेड पुष्प कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जंतु पर परागण में प्रायः न वायु द्वारा न जल द्वारा, ज़्यादातर क्या होता है? जंतु द्वारा परागण जो है पर परागण में, उससे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे ऐसे उठाए, कैसे देखिए, जैसे पूछ लिया, यहाँ से उठा लिया, आर्किड। आर्किड पौधे में किसकी सहायता से परागण होता है?
पेपर में आपका दे दिया, विकल्प ऑब्जेक्टिव दे दिया, चिड़िया द्वारा, तितली द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, इस तरह से दे दिया। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मधुमक्खी होता है, हनी भी होता है, ठीक है, वह आप प्रायः पौधे के पुष्पों पर जाते हैं, जा कर के क्या होते हैं, अपने मकरंद को चूसने जाते हैं, लेकिन उसी मकरंद के चक्कर में क्या होता है, पौधे का परागकण इनके पैरों पर चिपक जाता है और चिपक कर जब दूसरे पुष्प बैठते हैं तो वहाँ पर ये क्या होता है, वर्तिकाग्र हल्का चिपचिपा है तो उसको चिपका लेता है परागकण जो पैर में लगा है, ठीक है। तो मधुमक्खी द्वारा बेटा कहाँ होता है, बनफशा, लार्कस्पर, आर्किड और बोगनविलिया जैसे पौधों में क्या होता है, जंतु द्वारा परागण होता है। जंतु में भी क्या होता है, पार्टिकुलर की बात करें तो मधुमक्खी द्वारा होता है, ठीक है बेटा, हनी बी द्वारा होता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरे की चर्चा करें अगर सेकंड वाला कि मक्खी द्वारा, मक्खी जान रहे हो ना, जो दुर्गंध पैदा करती है वह मक्खी क्या होती है बेटा, रेफ्लेशिया और एरम पौधे में जो है मक्खी द्वारा परागण होता है, ठीक है कि नहीं। एक बात अगर हम आपको बता दें कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प बेटा क्या है, रेफ्लेशिया है, और यह छोटा पुष्प नहीं बहुत बड़ा पुष्प होता है, और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इसे खिलने में, ठीक है, महीनों का वक्त लग जाता है। जैसे एक पुष्प क्या हो, कली से फूल बदलने में 1-2 दिन 3 दिन में, लेकिन रेफ्लेशिया पौधा जो होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और इसकी अपनी विशेषता, इसे महीनों लग जाते हैं खिलने में। और जो एक और स्पेशलिटी है रेफ्लेशिया की कि यह दुर्गंध देता है। सभी पुष्प लगभग क्या देते हैं, सुगंध देते हैं, लेकिन रेफ्लेशिया पुष्प जो होता है क्या होता है बेटा, वो दुर्गंध देता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या कि मक्खी द्वारा कहाँ होता है, रेफ्लेशिया पौधे में होता है, एरम पौधे में होता है, ठीक है। फिर आता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि रेफ्लेशिया पौधे में किस प्रकार का परागण होता है या किसके द्वारा होता है। प्रकार पूछा तो क्या बोलोगे, पर परागण और जंतु परागण। अब पर्टिकुलर अगर विकल्प दे दिया मधुमक्खी, मक्खी, शलभ, तो मक्खी द्वारा याद रखिएगा, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शलभ द्वारा, शलभ का मतलब एक तरह से कीट या पतंग या भौरा समझ लीजिए, भौरे को क्या कहते हैं, शलभ कहते हैं। तो यहाँ बेटा क्या है, तंबाकू, धतूरा, यक्का। तंबाकू का पौधा जानते हैं ना, निकोटियाना, और धतूरा भी जानते हैं आप लोग, ठीक है, आपके आसपास पाया जाता होगा। तो ये धतूरा का जो पौधा होता है बेटा तंबाकू का होता है, यक्का, मक्का नहीं यक्का है। तो ये धतूरा, तंबाकू, यक्का जैसे पौधों के पुष्पों में जो परागण होता है बेटा वो शलभ द्वारा होता है, जो कि जंतु परागण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तितली द्वारा भी दिया है बेटा। तितली आपने देखा है, ये भी पौधों पे पुष्पों पर बैठते हैं। तो तितली द्वारा जो होता है बेटा क्या होता है, डाइएंथस और लिली। लिली मीन्स कुमुदनी होता है, तो लिली और डाइएंथस जो पौधे होते हैं उसमें तितली द्वारा परागण होता है, ये भी जंतु परागण के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं बर्र द्वारा। बर्र का मतलब बर्रव, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं, आप अंसाल उठा के देखिएगा, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, अंजीर पौधे में परागण कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिए, या स्टार लगा लीजिए या नोट कर लीजिए, ब्लैक पेन, नीली पेन जो भी लिए हो तत्काल इस पर स्टार लगाइए कि बर्र द्वारा अंजीर में होता है, या अंजीर ही पूछता है कि अंजीर पौधे में किसकी सहायता से होता है, बर्र द्वारा होता है। बर्र मतलब बेटा बर्रे, जो आप बर्रे काटते हैं ना, पीले रंग का होता है, वही चीज होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, घोघे द्वारा। कुछ पौधे ऐसे हैं कि उसमें घोघे द्वारा भी क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो उसका नाम जैसे जमीकंद आप जानते होंगे, तो जमीकंद क्या होता है, ऐसे जमीकंद के पौधों में घोघे द्वारा परागण होता है, या भी क्या है, जल परागण के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बेटा चिड़िया द्वारा, कौन सा, चिड़िया द्वारा। चिड़िया द्वारा भी पूछा जाता है परागण क्या है, तो आप सीधा चिड़िया द्वारा होने वाले परागण को चिड़िया परागण कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, एक बात ही बताई जा रही। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे बिग्नोनिया पौधा आपका है और निकोटियाना है, तो ये जो बिग्नोनिया, निकोटियाना जैसे पौधे हैं बेटा, इसमें चिड़िया द्वारा परागण होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या बता दिया कि जंतु परागण, ठीक है। तो मैंने अभी इस वीडियो में क्या क्या क्लियर किया बेटा, पर परागण क्या है, पर परागण के माध्यम जल द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा। तो जल परागण बताया विथ एग्जाम्पल, विशेषता बताई, वायु परागण बताया विथ एग्जाम्पल, विशेषताएं बताया। अभी आप जंतु परागण पढ़ रहे हो, जंतु परागण की डिफिनेशन और यहाँ सारे जंतुओं को वर्णन किया। अब इसकी भी विशेषता के बारे में हम आपको बताएंगे, इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते बेटा, नोट करिए फटाफट सभी गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्या है, वीडियो को देखें और देखते ही क्या करें, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अपने इस बात को नोट करना भी ना भूलें, नोट करिए बेटा।
तो गाइज अब आप यहाँ पर जंतु परागण वाले पुष्प की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जिनमें जंतु परागण होता है ऐसे पुष्पों की विशेषता क्या होती है कि उस पर कीट, भौरा, तितली यानी अन्य जंतु जाते हैं। ठीक है, ये भी कुछ अपनी खासियत होती है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात बेटा कि ये पुष्प बड़े होते हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता जंतु परागण के लिए, लेकिन फिर भी दूसरा इनमें परागकण अपेक्षाकृत कम बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको वायु द्वारा तोड़ना नहीं है कि आधा इधर उधर हो जाना है। ठीक है, तो इनमें परागकण क्या होते हैं, कम बनते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ऐसे पुष्पों की, वो क्या है कि इनके पुष्प रंगीन होते हैं, अर्थात लाल, पीले, हरे, नीले होते हैं, चमकदार होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। राइट, क्योंकि किसी पुष्प पर कोई कीट क्यों जाएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है कि किसी पुष्प पर कीट क्यों जाएगा, क्योंकि उस पे पुष्प क्या है, रंगीन है। तो रंग वाले पुष्प क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरी चीज़ चमकदार और चटकीले और मकरंद युक्त होते हैं, तो कीटों को मकरंद निकालना भी रहता है, पुष्पों में चूसना होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, जैसे कोई भी पर्सन हम ही आप में क्या होता है, अगर रंगीन, चटकीला, भटकीला या ऐसे रहेगा, सेंट या सुगंध लगाए रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके आसपास लोग क्या हो जाना पसंद करेंगे। और जो पुष्प क्या होगा, जो लोग गंधाते रहेंगे, गंध मारते रहेंगे बेटा, उसकी ओर कौन जाएगा। तो वैसे जो पुष्प क्या होते हैं, यहाँ पर बोलो रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त होते हैं, ऐसे पुष्प की ओर तितली, भौरे, चिड़िया, कीट आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ईश्वर ने इसीलिए उनको ऐसा किया है ताकि उनमें क्या हो, परागण क्रिया सुलभ हो जाए, आसानी से संपन्न हो जाए। तो इस तरह से बेटा वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण तीनों आपको बता दिया गया। अब हम कुछ लाभ और हानि बता के वीडियो को अंत करना चाहेंगे। नोट करिए। तो नोट कर लीजिएगा बेटा आप लोगों ने। तो अब हम परागण से संबंधित लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं बेटा। जैसे स्वपरागण में लाभ हानि के बारे में हमने चर्चा किया था, उसी प्रकार से हम पर परागण से हानियाँ व लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, किसी चीज़ से अगर लाभ है तो उससे हानि भी होती है। तो अब हम आइए देखते हैं पर परागण से हानि क्या है। पहली चीज़ तो पर परागण हो रहा है, मतलब वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा। सपोज करिए किसी पुष्प में अगर तितली द्वारा परागण हो रहा है, अगर तितली उस पुष्प पे ना जाए तो क्या परागण होगा? और परागण नहीं होगा तो कितनी देर तक पुष्प या कितने दिनों तक खिला रहेगा? एक समय आएगा पुष्प सूख जाएगा, परागण नहीं होगा तो क्या होगा? सीड नहीं बनेगा, और सीड नहीं बनेगा तो अगली जनरेशन नहीं पैदा होगी। ये इसका हानि। जबकि स्वपरागण में क्या है, ऐसे कोई चांसेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा रहा है, इसमें बाह्य साधन पर निर्भर रहना पड़ता है कि पुष्प को इंतजार करना पड़ेगा कि कब भौरा आएगा, कब तितली आएगी, कब ये आएगा तो हमारा परागण दूसरे पर जाएगा, ये वेट करना पड़ता। नहीं आया तो नहीं हुआ, इसलिए क्या है, ये हानि है, उसके लिए डिसएडवांटेज है। दूसरा कि इसमें चटकीले रंग मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, मैंने बताया था ना। तो ऐसे रंग उत्पन्न करने का ऊर्जा की हानि होती है, अर्थात किसी पुष्प की जो एनर्जी होती है वे चटकीले रंग मकरंद उत्पन्न करने के कारण क्या होती है, उसकी एनर्जी हास होती है, लाश होती है। ठीक है बेटा। तीसरा जो हानि है कि इसमें दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, ये तो पर परागण है ना। तो पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के जायांग के वर्तिका पर जाता है। तो इसमें दो पौधों की जरूरत होती है, अर्थात एक पौधों को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये भी इसकी अपनी डिसएडवांटेज, कि स्वपरागण में ऐसा नहीं है। फिर बेटा लाभ क्या है, इसके लाभ भी तो कुछ होंगे। तो लाभ क्या है कि इससे बने जो फल होते हैं, अर्थात पर परागण से बने जो फल होते हैं वे बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये इसकी अपनी क्या है, एडवांटेज है, लाभ है। फिर बेटा इसमें बने बीज जो होते हैं, यहाँ तो मैंने फल की बात किया है कि इससे बने फल क्या होते हैं, बड़े, भारी, स्वादिष्ट। और इससे बने जो बीज होते हैं वो भी बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अच्छे नस्ल वाले होते हैं। फिर आपका ये बीज जो होते हैं, अर्थात पर परागण से बने बीज जो होते हैं वे प्रतिकूल परिस्थिति को क्या है, सहन करने में अधिक सक्षम होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। और जो अंतिम और एट लास्ट है कि इससे बने पौधे ज़्यादा संघर्षशील होते हैं। ठीक है कि नहीं? मतलब पर परागण से जो बीज बनेगा, उस बीज को जब जर्मिनेट करा के नया प्लांट उगाएंगे तो वो पौधे ठंडी, गर्मी, बारिश, धूल, धूप, धुआं से क्या होते हैं, ज़्यादा संघर्षशील होते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। और एक एडवांटेज है कि
ऐसे पौधे से बने बीज बेटा रोग प्रतिरोधक होते हैं, अर्थात उसमें रोग लगने के चांसेस कम से कम होते हैं, जबकि स्वपरागण वाले में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप परागण के प्रकार समझ गए होंगे, लाभ हानि भी समझ गए होंगे। अगर अब इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है 1 नंबर या 2 नंबर पक्का आएगा, और आता है तो आप लिख लोगे। ठीक है, ये हम आशा करते हैं आपसे। अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू, नोट कर लीजिए, थैंक यू।